कमिंग टू द थर्ड आपका ये जो है टॉपिक, थर्ड टोक्स स्टेशन. This clinical picture, what is showing what you can see and describe this condition. तो again आपने start इसी तरह से करना है कि this is a clinical frontal profile picture of a child, ठीक है, of a child showing different clinical जो features आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं. बेसिकली दिस इज अ ट्रिचर्ड कॉलन सिंड्रोम, और जैसे कि क्लिनिकल पिक्चर के ऊपर देखते ही आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि दिस इज ट्रिचर्ड कॉलन सिंड्रोम. ट्रिचर्ड कॉलन सिंड्रोम के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसका मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था, दैट इज चाचा मोहम्मद पीसी वाला चपरासी, ठीक है. सो दिस इज लाइक CHA चाचा, ठीक है, एंड MOHMD, ठीक है, पीसी वाला चपरासी पीसी और वाला V एंड चपरासी C. सो जब इसको आप फर्दर एलैबोरेट करें तो C इज फॉर कन्वेक्स फेशियल प्रोफाइल विद प्रोमिनेंट नेजल डॉर्सम एंड रेट्रोग्राफिक मैंडिबल एंड चिन. H इज फॉर हाइपोप्लास्टिक लोअर आईलिड्स एंड लैटरल कैंथाई, जो कि आपको इसके अंदर ये जो आपकी लेफ्ट साइड की पिक्चर है इसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है. A इज फॉर एब्सेंट और मिस शेपन ईयर्स, ठीक है. देन C इज अगेन फॉर द क्लोबोमाटा ऑफ द लोअर आईलिड्स. H is for the hypoplasia of the malar bones with clefting. A is for anti-Mongolian slanting or of palpebral fissures. M is for maxillary and mandibular hypoplasia. O is for orbital hypoplasia or dystopia. H is for again hypoplastic temporomandibular joints, muscle of mastication and facial expressions. M is for misshapen ears, ठीक है, एंड मिसशेपन ईयर्स. और M इज फॉर, आई गेस ये इसमें लिखा हुआ मैंने मिसशेपन ईयर्स ही है. D इज फॉर डिफॉर्मिटी ऑफ द ग्लिनोइड फोसा, ठीक है. फिर P is for possible choanal atresia. C is for class 2 malocclusion when interior open wide and steep occlusal plane. Then Vala V, various dental anomalies, and then C is for cleft palate or cleft lip deformities, ठीक है. सो ये मैंने आपको बताया मॉर्निंग जो मैंने बनाया हुआ था, दैट इज चाचा मोहम्मद पीसी वाला चपरासी, CHA MOHMD PC वाला V एंड चपरासी C. तो ये इसके क्लिनिकल फीचर ट्रिचर्ड कॉलन सिंड्रोम का जो है वो मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था. और इसके अलावा अगर आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, और जिस तरह आपकी अगर इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि आपका जो ट्रिचर्ड कॉलन सिंड्रोम है इसके 3 करेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट इज मैलर, मैंडिबुलर एंड ईयर, जो हमसे रिलेटेड है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है. और इसके अंदर स्कल, मेंटल एब्नॉर्मैलिटीज, स्कल एब्नॉर्मैलिटीज, ईयर एब्नॉर्मैलिटीज, आई एब्नॉर्मैलिटीज, नोज एंड मैक्सिला और मैंडिबल की एब्नॉर्मैलिटीज आती है. तो आप इसको यूं भी डिवाइड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, स्कल, मेंटल, ईयर, आई, नोज और मैक्सिला मैंडिबल की भी इस तरह करके आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. बेसिकली इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है. इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने व्हाट जेनेटिक डिफेक्ट इज एसोसिएटेड, ठीक है. सो इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस होती है एट द लेवल ऑफ TCOF1 क्रोमोसोम 5 में, या POLR1C क्रोमोसोम 6 पे, या POLR1D इन क्रोमोसोम 13. ये आपकी इसमें वॉर्ड बुक में पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है ट्रिचर्ड कॉलन का, ये वहीं से मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस इसकी होती है थ्रू एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल होता है. और म्यूटेशन मैंने आपको बता दी है कि 3 उन्होंने क्रोमोसोम्स का बताया हुआ है कि 3 क्रोमोसोम्स पे म्यूटेशंस होती है एट कौन कौन से लेवल, TCOF1, POLR1C और POLR1D, क्रोमोसोम 5, 6 और 13 रिस्पेक्टिवली, ठीक है. इसकी ये जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, और जेनेटिक म्यूटेशंस ये पूछते भी हैं, और ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस जो है वो TCOF1 क्रोमोसोम 5 पे है, लेकिन ये तीनों म्यूटेशन मैंने आपको बताया आपकी वॉर्ड बुक में दी हुई है. अच्छा, कमिंग बैक टू द क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिया है. बाकी ये जो एक्स्ट्रा डिवाइडिंग स्कल, मेंटल, ईयर, आई, नोज उस तरह करके अगर करने हैं तो वो भी ये मैंने नोट्स में आपके वॉर्ड बुक से ही कॉपी किया हुआ है, जो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी. यू कैन डिवाइड इट इन दिस वे एज वेल. अच्छा, इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पेशेंट न्यू बॉर्न बेबी विद ट्रिचर्ड कॉलन सिंड्रोम, उसके अंदर फीडिंग एंड एयरवे प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, तो हमें उसके अंदर एयरवे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और फीडिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होता है, ठीक है. अच्छा, सबसे पहली बात मैंने आपके क्लिनिकल फीचर्स बता दिए, ठीक है. और एम्स ऑफ ट्रीटमेंट में से आए तो मैंने आपको बताया कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें एयर और फीडिंग हमारी जो है वो एम्स ऑफ ट्रीटमेंट है. एयरवे के लिए आप इसमें ट्रैकोस्टमी भी कर सकते हैं, और
फीडिंग के लिए डिफरेंट फीडिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि हम इसको यूज़ करते हैं। पेरीनेटल जो है यानी बॉर्न होने से पहले एनामली स्कैन के ऊपर जो अल्ट्रासाउंड की जाती है उसके ऊपर ही पता चल जाता है कि पेशेंट जो है उसके कोई ट्रेचोकॉलन या इस किस्म का कोई सिंड्रोम है। तो उसके लिए जो है वो पेशेंट की पेरेंटल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक उसके अंदर जो है वो भी यानी उनकी फर्दर जेनेटिक एडिंग कह लें या एडवाइस कह लें उनको कि फर्दर उनकी जो क्या कहना चाहिए प्रेगनेंसीज हैं उसके अंदर क्या क्या वो किया जा सकता है, उसके लिए भी आप उनको सेंड कर सकते भेज सकते हैं जेनेटिक कंसल्टेशन के लिए टू अ जेनेटिक स्पेशलिस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद कमिंग बैक ये पेरीनेटल हो गए। देन न्यूबॉर्न आ गए। न्यूबॉर्न में मैंने आपको बताया एयरवे और फीडिंग पे आपने जो है वो आपने एम्फसाइज करना है। उसके साथ साथ आपने असेसमेंट ऑफ द सिवियरिटी ऑफ डिजीज और एनी अदर एबनॉर्मेलिटी ये भी हमने न्यूबॉर्न पेशेंट के जो है ना न्यूबॉर्न लेवल पे ही हमने उसका चेक कर लेना है। ठीक है, उसके साथ आपने मैंने आपको बताया कि पेरेंटल काउंसलिंग भी न्यू बॉर्न अगर पेशेंट आपके पास आया उन्होंने अगर अल्ट्रासाउंड पे नहीं उनको पता था तो उस टाइम पे भी आपने पेरेंटल काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपने पेशेंट को डिस्कस करना है विद द क्रेनियोफेशियल आपकी जो भी टीम होगी एमडीटी अप्रोच अगेन। ठीक है, और उसके साथ आपने पेशेंट को न्यूट्रिशनल एंड मॉरल सपोर्ट के लिए कोई जो भी आपकी एथिकल कोई सपोर्ट टीम है उसको साथ भी आपने उसकी कंसल्टेशन करानी है। 0 to 2 मंथ्स के ऊपर जो है वो आपने हियरिंग असेसमेंट करनी है। बोन कंडक्टेड डिवाइसेज आप हम देंगे पेशेंट को। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगेन करेंगे कि इसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट टीम के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट ऑप्थेमोलॉजिस्ट कंसल्टेशन आप करेंगे। ठीक है, थर्ड मंथ से लेकर 5 ईयर के अंदर आपने मॉनिटर करना है अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ एयरवे और उसको आपने डेफिनेटिव एयरवे पे या वही डीओ वगैरह पे हम उस पर लेके जाएंगे। ठीक है, उसके साथ आप न्यूट्रिशन जो है पेशेंट की वो न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्टेशन करेंगे। हियरिंग एंड स्पीच थेरेपिस्ट के पास पेशेंट को भेजेंगे। डेंटल केयर उसकी देखेंगे। एपनिया जो है पेशेंट का उसको एलोवेट करेंगे और अगर कोई मैंडिबुलर सर्जरी करने की जरूरत है फॉर द एयर वे कंट्रोल तो आप इस 3 मंथ से 5 ईयर्स की एज में कर सकते हैं। जो डेफिनेटिव इसके जो मेन हमारी जो जब पेशेंट हमारे पास ट्रेचोकॉलन आएगा दैट वुड बी एट द एज ऑफ 3 years to 5 year। यहाँ आपकी जो लेस्किन है वो कहता है आफ्टर एज 7 और वॉर्डवुड कहती है 5 years के बाद। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपने क्या क्या करना है। पेशेंट आपके पास सबसे पहले आएगा तो आपने उसकी ऑर्बिटोजैगोमैटिक रिकंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं मैलर ग्राफ्टिंग के थ्रू। ठीक है, और मैलर ग्राफ्टिंग जो है वो आप क्या कहते हैं इसको लैटरल कैंथोपैक्सीज के साथ भी कर सकते हैं और उसके बगैर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल केस। ठीक है, मैलर रिकंस्ट्रक्शन जो है वो आप कहते हैं कि जी वो मैलर वो होते हैं क्या कहते हैं मैलर इम्प्लांट्स बोन इम्प्लांट्स होते हैं जो कि मैलर एरिया में आप लगा सकते हैं। स्लीप एपनिया के लिए मैंडिबुलर लेंथनिंग कर सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस के साथ भी किया जा सकता है या बीएसएसओ भी की जा सकती है। अच्छा, जो आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं उसके लिए या हियर जो आपकी वो है ईयर मिसशेपन्स हैं उसके लिए आप जो है वो बोन एंकर डिवाइसेस एट द टेम्पोरल बोन भी लगा सकते हैं। उसके साथ कार्टिलेज ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर। आईलिड सर्जरीज विद मैंने आपको बता दिया लैटरल कैंथोपैक्सीज। ठीक है, फॉर फ्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स आप इस लेवल पे करेंगे। अगर कबान 3 TM जो डिफॉर्मिटीज है कबान की भी आपको क्लासिफिकेशन इसमें पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है, वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो कबान 3 अगर यानी बिल्कुल आपका TM जो है वो उसके अंदर ग्लिनॉइड फॉसा एब्सेंस है और आपकी जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वो कबान 3 डिफॉर्मिटी के साथ आपके पास आया है पेशेंट, तो आप इस टाइम के ऊपर उसकी ग्लिनॉइड फॉसा की रिकंस्ट्रक्शन विद अलॉन्ग विद कोस्ट्रोकॉन्ड्रियल ग्राफ्ट फॉर रेमल कैंडेलर यूनिट भी आप इस पेशेंट को इस टाइम के ऊपर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिकंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि वो आप इस लेवल पे करेंगे। ठीक है, अच्छा जब आफ्टर ग्रोथ सेसेशन, ठीक है, आफ्टर ग्रोथ सेसेशन आपने क्या क्या करना है। आप पेशेंट की जो है वो काउंसलिंग करेंगे। अब पहले पेरेंटल काउंसलिंग थी, अब हमने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। अलॉन्ग विद दैट ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी आप करेंगे फॉर एनी जो रेमिनेंट उसकी सर्जिकल डिफॉर्मिटी रहेगी फेशियल डिफॉर्मिटी रहेगी उसके लिए। उसके साथ राइनोप्लास्टी इस टाइम पे कर सकते हैं और कोई सॉफ्ट टिश्यू फैट ग्राफ्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी इस टाइम के ऊपर हम करेंगे, या जीनियोप्लास्टी वगैरह वो अगर आपकी कोई रेमिनेंट जो भी आपकी स्केलेटल मैच्योरिटी के बाद कोई रेमिनेंट डिफॉर्मिटी रह गई है तो वो आप इस लेवल पर करेंगे। ठीक है,
ये आपका टिचर कॉलन है। कबान की क्लासिफिकेशन जो है ये लास्ट में आपके दी हुई है, ठीक है। इसमें कबान 1 2A और 2B और फिर कबान 3, ये 4 इसकी जो है वो स्टेजेस हैं। कबान 1 के अंदर मैं आपको ओवरव्यू सा दे देती हूँ। माइल्ड हाइपोप्लास्टिक स्टेट होती है। 2 के अंदर मॉडरेट हाइपोप्लेसिया ऑफ कंडाइल एंड ग्लिनॉइड फॉसा होता है। 2B के अंदर मॉडरेट टू सीवियर हाइपोप्लेसिया ऑफ ग्लिनॉइड एंड कंडाइल कंडाइल ग्लिनॉइड फॉसा एंड कंडाइल होता है। कबान 3 के अंदर एब्सेंस ऑफ कंडाइल और रेमस होती है, ठीक है। और जॉइंट लैक्स पोस्टीरियर स्टॉप। इसके साथ बाकी भी इसके ये जो है फीचर्स दिए हुए हैं, मैं वो आप इसमें से पढ़ सकते हो या आपको शेयर भी करूंगी मैं, ठीक है। अच्छा जी, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी क्लासिफाइड एवी malformation, ठीक है। एंड how would you manage this case, what are the recent advances, ठीक है। So again this is a lateral view of the clinical lateral profile, clinical picture of the lateral profile of a child, ठीक है। showing a swelling at the posterolateral neck level ranging from the almost 5 to 6 centimeter with multiple nodular surface, ठीक है। and with diffuse margins, and again ये आपकी इंस्पेक्शन पे तो आप इतनी बात करेंगे, and with bluish reddish in color, ठीक है। अच्छा, ये क्लिनिकल फीचर्स आप इतने ही इसको बताएंगे। एंड अगेन इससे ज़्यादा अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि सर देन अगेन आई नीड अ पल्पेशन फॉर दैट। अच्छा, अब ये है कि एक तो सबसे पहले बात है कि अगर वो आपको कहते हैं कि आप डायग्नोसिस दे, तो आपने इसके अंदर अपना फिर अगेन पेट डायग्नोसिस नहीं देना, डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं देना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल पिक्चर आप अपना डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं देंगे। आप उनको कहेंगे कि आई नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर नंबर 1 एस्पिरेशन, ठीक है। कोई भी स्वेलिंग आएगी इंशाल्लाह, जब आपको शॉर्ट केस का हम आप स्वेलिंग का कराएंगे तो कोई भी स्वेलिंग आएगी तो हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद एस्पिरेशन आपने लाजमी उस पेशेंट में करनी है। कोई भी अल्सर है, कोई भी स्वेलिंग है, किसी किस्म की कोई भी लीजन है, तो उसके अंदर आपने जो है वो लिफ नोड का एग्जामिनेशन लाजमी करना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्वेलिंग एंड अल्सर, ठीक है। लिफ नोड का एग्जामिनेशन, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन यानी न्यूरो सर्जिकल डेफिसिट या न्यूरोवेस्कुलर डेफिसिट आपने लाजमी चेक करना है। उसके अलावा स्वेलिंग कोई ऐसे एरिया में है अगेन जो कि फॉर एग्जाम्पल प्रियोरिकुलर एरिया है या जैसे कि नेक मैस है, तो इसके अंदर आपने जो है वो क्या करना है, एस्पिरेशन करना है। उसके अलावा इनएक्सेसिबल एरियाज में आप FNAC अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC भी करवा सकते हैं, और MRI इज अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ इमेज होगी स्टैंडर्डाइजेशन इमेजिंग है, दैट इज MRI। तो MRI के अंदर जो है वो आपको क्लियर कर नजर आ जाएगा, जो कि डायग्नोस्टिक आपका टूल है फॉर malformations, ठीक है। वीनस malformations के अंदर जो है वो बेसिकली ये होता है कि ये AV malformation से इसका MRI थोड़ा सा डिफर करता है। आपको फ्लेबो थ्रोम्बोसिस इसके अंदर नजर आता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से आता है, जो कैल्सिफिकेशन ऑफ जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसकी वजह से आपको इसके अंदर कैल्सिफिकेशन नजर आती है एज कम्पेयर टू द AV malformation या फिर कैपिलरी malformation, ठीक है। ये वीनस malformation में आपको कैल्सिफिकेशन नजर आती हैं, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्लासिफिकेशन ऑफ AV malformation, तो जो आपकी क्या कहते हैं हेमाटोजिनस malformations कह लें या ट्यूमर्स भी कह लें, उनकी एक क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जो ट्यूमर्स हैं उनके अंदर आपका हिमेंजियोमा आता है, दैट इज इन्फेंटाइल हिमेंजियोमा, और फिर कंजेनिटल हिमेंजियोमा। जो कंजेनिटल हिमेंजियोमा है उसके आगे 3 टाइप्स है, दैट इज रिच, पिच, निच, रैपिडली इन्वोल्यूटिंग कंजेनिटल हिमेंजियोमा, पार्शली इन्वोल्यूटिंग एंड नॉन इन्वोल्यूटिंग। फिर उसके अलावा हिमेंजियोमा के अलावा जो अदर ट्यूमर्स हैं आपके ऑफ हेमाटोजिनस ओरिजिन, दैट इज कपोसिफॉर्म हिमेंजियोएंडोथेलियोमा, टफ्टेड एंजियोमा, पाइजानिक ग्रैनुलोमा, हिमेंजियोपेरासाइटोमा। ये आपके बिनाइन ट्यूमर्स हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में आपका एंजियोसार्कोमा आता है। अच्छा, अब ये थे आपके ट्यूमर्स। देन कम्स योर malformations। तो malformations में आप लिम्फेटिक, वीनस, कैपिलरी, मिक्स्ड एंड AV malformations इस तरह करके भी इनको क्लासिफाई किया हुआ है, और फिर उनके फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, लो फ्लो, हाई फ्लो। लो फ्लो के अंदर जो है ये आपके लिम्फेटिक, वीनस, कैपिलरी या आपके लो फ्लो malformations है।
जो कि जिसके अंदर लिम्फेटिक जो है वो मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक मैलफॉर्मेशन में को डिवाइड किया हुआ है, और जो एवी मैलफॉर्मेशन है ये आपकी हाई फ्लो मैलफॉर्मेशन है। ठीक है, हाउ वुड यू मैनेज दिस केस? तो इसके अंदर जो है वो वीनस मैलफॉर्मेशन के अंदर हम इनको वेट करते हैं सर्जिकल थेरेपी का तब तक जब तक कि या वो फंक्शनल या एस्थेटिक कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं दे रही। ठीक है, लार्ज वीनस मैलफॉर्मेशन जो है वो लोकलाइज्ड पेन कॉज कर सकती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्लेबोलिट्स इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, जो कि ग्रेजुअल कैल्सिफिकेशन ऑफ क्लॉटेड ब्लड की वजह से आते हैं। ठीक है, और एमआरआई जो है मैंने आपको बता दिया गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ वीनस मैलफॉर्मेशन। तो जब आप इसकी एमआरआई करेंगे और ये डायग्नोसिस हो जाएगा तो इट डिपेंड्स कि इसकी फंक्शनल या कोई एस्थेटिक प्रॉब्लम पेशेंट को कॉज कर रहा है तो फिर हम उसको ऑपरेट करेंगे सर्जिकल, अदरवाइज हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे। जो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वीनस मैलफॉर्मेशन है उसके अंदर आपका जो है ये आपकी बोर्ड बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, बहुत सारे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जिसमें क्रिस्नीबाल ओके 432 जो कहते हैं कि जी लाइफोलाइज्ड मिक्सचर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड बेंजाइल पेनिसिलिन है। ठीक है, फ्रीज ड्राइड मिक्सचर है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का और बेंजाइल पेनिसिलिन का। करता क्या है, लोकल फिब्रोसिस कॉज करता है, लोकल एडीमा कॉज करता है और उसकी वजह से जो है ये मैलफॉर्मेशन जो है वो रिग्रेस हो जाती है इन साइज। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि शॉक लाइक सिम्टम्स भी कभी कभी कॉज करता है। सेकंड मेडिसिनल ट्रीटमेंट इज ब्लियोमाइसिन। ठीक है, ऑयल बेस्ड या एक्वा बेस्ड सोल्यूशन के अंदर हम इसको आपको अवेलेबल होती है, इसको हम इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि रिस्क ऑफ पल्मोनरी फिब्रोसिस भी कॉज करता है। ठीक है, थर्ड इज डॉक्सीसाइक्लिन जो कि सेपरेटली और इन कम्बिनेशन विद अल्कोहल हम पेशेंट की को इंजेक्ट करते हैं इंट्रालीजनल। ये सारी आपकी मेडिसिन इंट्रालीजनल है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर मैक्रोसिटिक लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशंस भी आप जो है डॉक्सीसाइक्लिन इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि टूथ डिस्कलरेशन करती है। अच्छा, कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस केस, तो मैंने जैसे बताया आपको कि पेशेंट को जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट हम सिर्फ तब करते हैं जब पेशेंट को जो है कोई एस्थेटिक या फंक्शनल कंसर्न हो, प्रॉब्लम कॉज कर रहा हो, तो फिर हम वीनस मैलफॉर्मेशन जो वीनस मैलफॉर्मेशन है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली स्क्लेरोथेरेपी जो है वो आप मेन हमारा जो टारगेट होता है दैट इज स्क्लेरोथेरेपी, और उसके अंदर जो मैंने निमोनिक बनाया हुआ था दैट इज डाकू, DACO। D इज फॉर डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स के अंदर आपका टेट्रा डिकाइल सल्फेज आपका आता है TDS। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपका दूसरा जो है दैट इज डायाट्रायाजोएट सोडियम, ये भी आपकी बोर्ड बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके डिटर्जेंट्स हैं। ए से आ जाता है आपका एंटी कैंसर सब्सटेंस फॉर एग्जांपल ब्लियोमाइसिन। सी से आ जाता है केमिकल सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल इथेनॉल और आयोडीन। ओ से आ जाते हैं आपके ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल हाइपरटोनिक सलाइन और सैलिसाइलेट। सो डाकू, ये मैंने इसका निमोनिक बनाया था DACO, इसकी नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वीनस मैलफॉर्मेशन में आते हैं, जिसके अंदर से आपको मैंने आपको बताया जो डी डिटर्जेंट्स है स्क्लेरोथेरेपिक एजेंट्स जो हैं आपके सोडियम टेट्राडिकाइल सल्फेट, ये जो है ये एग्रेसिव डिटर्जेंट स्क्लेरोजेंट्स है। ठीक है, और ये इनके जो स्मॉल वीनस मैलफॉर्मेशन है इनके अंदर इनका बहुत अच्छा हाई सक्सेस रेट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन गाइडलाइन जो है ये स्क्लेरोथेरेपी जब आप इनकी थ्रू करते हैं तो ये सोप सा मटेरियल बना देते हैं इनसाइड योर लीजन, और दैट कॉजेज दी स्क्लेरोथेरेपी ऑफ लिक्विड स्क्लेरोथेरेपी जो आप इस पेशेंट इनमें करते हैं। ठीक है जी, सॉरी लिक्विड स्क्लेरोथेरेपी से वो कहते हैं कि ये बेहतर है सोप स्क्लेरोथेरेपी जो कि आप डिटर्जेंट से करते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड मैंने बताया एंटी कैंसर ब्लियोमाइसिन है। ब्लियोमाइसिन का ये है कि ऑयल बेस्ड या एक्वा सोल्यूशन बेस्ड आप दोनों आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि रिस्क ऑफ पल्मोनरी फिब्रोसिस कॉज करता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर आपके पास आ जाती है इथेनॉल या आयोडीन। इसमें जो है इथेनॉल जो है वो फ्यू केसेस के अंदर वो कहते हैं कि मैक्रोसिटिक लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन या बहुत बड़ा कोई अगर वीनस मैलफॉर्मेशन है तो उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये अब इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है, एंड देन इज ऑस्मोटिक्स और हाइपरटोनिक सेलाइन या सैलिसाइलेट, तो इसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि ये जो है ये एक्यूट रीनल फेलियर कॉज करता है एसिटिक एसिड, उसकी वजह से भी इसको जो है हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और हाइपरटोनिक सेलाइन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं ये फिब्रोसिस कॉज करते हैं, बट इसकी भी कोई सक्सेस क्राइटेरिया इतना नहीं है। सो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में आप इनको नाम ले सकते हैं कि अगर हमने नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट करना है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इथानोल वो कहते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव है, 100% केसेस में इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अलॉन्ग विद दैट जो स्क्लेरोजिंग एजेंट्स हैं वो वाइड स्प्रेड इनकी यूज़ है। कमिंग टू द सर्जिकल थेरेपी, अब्लेटिव सर्जरी वीनस मालफॉर्मेशन जो है मैंने आपको बता दिया सिर्फ तब इंडिकेटेड है अगर कोई स्मॉल वेल डिफाइंड लीजन हो दैट कैन इजीली बी एक्साइज्ड। ठीक है, तो उसके अंदर आप सर्जिकल थेरेपी उसकी कर सकते हैं। अदरवाइज लार्जर जो आपकी वीनस मालफॉर्मेशन है उसके लिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ जो है जिसके अंदर आपकी अगर वो आई को अप्रोच कर रहा है तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपका प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए, जनरल सर्जन होना चाहिए, ठीक है, और हिमेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। ये सारे इनके साथ जो है आप प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए, इनके साथ आप डिस्कस करके पेशेंट को फिर आप जो है वो पेशेंट की सर्जिकल थेरेपी करेंगे। ठीक है, और सर्जिकल थेरेपी के अंदर जो है हमेशा वो कम्बिनेशन आती है, दैट इज क्लियरोथेरेपी विद अ सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ अंडर हाइपोथर्मिया एंड कार्डियोपल्मोनरी बायपास। ठीक है, टू अवॉइड मैसिव ब्लीडिंग। तो फिर आप जो है पेशेंट की सर्जिकल थेरेपी करते हैं। ठीक है, और सक्लीरोथेरेपी है वो आप तकरीबन 2 to 3 आवर्स बिफोर जो है वो आप करते हैं कि सर्जरी जो है वो आप स्क्लेरोजिंग थेरेपी जब कर लेते हैं तो उसके 2 to 3 आवर्स के बाद आप सर्जरी पेशेंट की करते हैं। ठीक है, और जो स्क्लेरोजिंग एजेंट आप डालते हैं उसके अगर बहुत बड़ा वीनस मालफॉर्मेशन बड़ा है तो उसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि आप नॉन रिजॉर्वेबल सूचर डीप सबक्यूटेनियस टिश्यू विद इन द लीजन उसको पास करते हैं। ठीक है, और आफ्टर प्लेसिंग द सोल्यूशन हर अलग-अलग जो कंपार्टमेंट बनता है उसके अंदर आप स्क्लेरोजिंग एजेंट अलग-अलग डाल देते हैं। ठीक है, followed by the surgical section that was associated with a significant low risk of bleeding। ठीक है, और मैं आपको बताया कि सर्जरीज को कहते हैं कि 2 to 3 आवर्स आफ्टर द कंपार्टमेंटलाइजेशन आप इसकी सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट कितना आप उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं ये वेरी करता है 3 to 35 cc डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका सर्जिकल थेरेपी ऑफ द वीनस मालफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट total joint replacement. So next our topic is total joint replacement. What are the indications, contraindications, materials and complications? ठीक है, सो आपकी जो इंडिकेशंस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन है दैट इज नंबर 1 इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इन्वॉल्विंग द टीएमजे दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू अदर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। सेकंड इज रिकरेंट फिब्रोसिस या फिर बोनी एंकालोसिस नॉट रिस्पॉन्सिव टू अदर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, यानी मल्टीपल रिकरेंट रिकरेंट टीएमजे एंकालोसिस हुआ है मल्टीपल टाइम्स तो उसके अंदर जो है वो पेशेंट को अगेन एंड अगेन एंकालोसिस हो रहा है तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट बचता है। थर्ड इज फेल्ड टिश्यू ग्राफ्ट बोन और सॉफ्ट टिश्यू, जैसे आपने कोस्टोकॉनल वगैरह जैसे आप टीएमजे एंकालोसिस में लगाया या किसी भी टीएमजे सर्जरी में आपने कोई सॉफ्ट टिश्यू या बोन जो है ग्राफ्टिंग की थी और वो रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, फेल हो गया, तो उसके बाद आपका जो ऑप्शन बचता है दैट इज टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। फेल्ड एलोप्लास्टिक जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ वर्टिकल मैंडिबुलर हाइट और क्लोजर रिलेशनशिप ड्यू टू बोनी रिजॉर्प्शन, जैसे इडियोपैथिक कंडाइलर रिजॉर्प्शन आ जाता है, ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज और पैथोलॉजिकल लीजन्स। सो दीज आर दी इंडिकेशंस ऑफ आपका टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। और ये इसका रेफरेंस जो है ये आपका वार्ड बूथ है, ये वार्ड बूथ के आपका चैप्टर जो है 100 उसके अंदर आपको इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अच्छा, आगे आपके आ जाता है इसकी व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कह लें। ठीक है, तो इसके अंदर एडवांटेजेस ये हैं कि आपको कोई सर्जिकल डोनर साइट सेकंड डोनर सर्जिकल साइट रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि एलोप्लास्टिक डिवाइस कंपोनेंट्स कैन बी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर टू फिट, यानी कस्टम मेड भी हो सकते हैं और प्रीफैब्रिकेटेड भी हो सकते हैं। एलोप्लास्टिक डिवाइसेस आर नॉट ससेप्टेबल टू सिस्टमिक और लोकल पैथोलॉजीज, एबल टू विथस्टैंड द फोर्सेस दैट क्रिएटेड बाय काउंटर क्लॉकवाइज मैंडिबुलर रोटेशन इन केसेस वेयर इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज पोस्टीरियर मैंडिबुलर हाइट, फॉर एग्जांपल रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के अंदर। ठीक है, डिजेनरेटिव डिजीजेज अगर कोई है तो उसका भी असर उनकी टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऊपर नहीं होता। इसके अलावा इमीडिएट एक्टिव मैंडिबुलर फिजिकल थेरेपी भी जो है आफ्टर टीजेआर आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक्सपेंसिव है, वियर अंडर द फंक्शनल लोडिंग, रिवीजन और रिप्लेसमेंट सर्जरीज कभी कभी रिक्वायर्ड होती हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर, और हाइपर सेंसिटिविटी इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इसके अंदर देखी गई है। ठीक है, व्हाट आर द मटेरियल यूज, तो मटेरियल्स के अंदर जो है वो आपकी डिपेंड करती है फोसा मटेरियल, कंडाइल मटेरियल और इनके जो है वो 3 तरह के इनकी वो हैं टाइप्स हैं। ठीक है, जो अवेलेबल है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो नंबर 1 जो है दैट इज टीएमजे कंसेप्ट्स,
ठीक है, जो कि सिर्फ कस्टम मेड आपको मिलता है। उसका जो फोसा मटेरियल है वो प्योर टाइटेनियम का बना हुआ होता है। आर्टिकुलर सरफेस जो है वो अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली इथाइलिन से बनी हुई है। कंडाइल मटेरियल जो है वो टाइटेनियम अलॉय का बना हुआ है। और इसके लिए इसका जो है यूज जो है वो लॉन्ग टर्म क्लिनिकल डाटा इसका अवेलेबल है कि ये यूजफुल है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सेकंड जो आपकी टाइप अवेलेबल है दैट इज TMJ मेडिकल। ये जो है ये आपको स्टॉक मेड भी मिलता है और कस्टम मेड भी मिलता है। ठीक है, इसका जो फोसा मटेरियल है वो क्रोमियम कोबाल्ट अलॉय का बना हुआ है और कंडाइल मटेरियल जो है वो क्रोमियम कोबाल्ट वो भी क्रोमियम कोबाल्ट अलॉय का बना हुआ है। ये मेटल टू मेटल इंटरफेस इसका होता है, तो इसलिए रिस्क ऑफ मेटलोसिस इसके अंदर चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, थर्ड इज बायोमेट। ठीक है, और इसके ये सिर्फ आपको स्टॉक मेड मिलता है। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली इथाइलिन का इसका फोसा होता है और क्रोमियम कोबाल्ट अलॉय से बना हुआ इसका कंडाइल होता है। और इसके अंदर जो है वो सूडो ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी जो है ये अलाउ करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो और एक और इसकी जो मेन चीज़ है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की मेन जो इसका नोट है वो ये है कि आपने जब कंडाइल आप जो है यूज़ फोसा आप इस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं मेटल का, तो आपने कंडाइल भी जो है वो उसका कोई ऐसा यानी आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेसमेंट भी जो है वो आपने कंडाइल की करनी है। क्योंकि अगर आप नेचुरल कंडाइल जो है वो अगेंस्ट आप मेटल फोसा लगा देंगे तो वो रिजॉर्प्शन में चला जाएगा। और अगर एक मेटल कंडाइल आप नेचुरल फोसा के अगेंस्ट लगा रहे हैं तो वो इरोजन ऑफ ग्लिनॉइड फोसा करके आपकी जो है पेनिट्रेशन इनटू द मिडिल क्रेनियल फोसा कर सकता है। सो इसके लिए ग्लिनॉइड फोसा प्लस कंडाइल दोनों का आप जो है वो आर्टिफिशियल मेड होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो ये आपका टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट आपका जो एक कंपोनेंट है इसकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो 20 मिलीमीटर की तकरीबन होती है कंडाइल प्लस फोसा कंपोनेंट के लिए। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के होते हैं, कस्टम प्रोस्थेसिस है, एक स्टॉक प्रोस्थेसिस है। और जो स्टॉक प्रोस्थेसिस है वो वन स्टेज प्रोसीजर होता है, रिसेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन उसके अंदर आप एक ही उसमें कर सकते हैं क्योंकि वो प्रीफैब्रिकेटेड होता है। जो कस्टम प्रोस्थेसिस है उसके अंदर 2 स्टेज प्रोसीजर चाहिए होता है। ठीक है, और वो CT स्कैन से कस्टम जॉइंट फैब्रिकेशन होती है और उसके बाद उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है और आप सर्जरी करते हैं। ठीक है, और इसकी जो फेलियर के कॉजेज हैं वो ये हैं कि बायोलॉजिकल अगर फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन या इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पर हो तो वो फेलियर हो सकता है। दूसरा आपकी जो प्रोस्थेसिस है उसका डिज़ाइन जो है वो फिट नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका फेलियर हो सकता है। थर्ड जो है मटेरियल जो है आपका इसका मटेरियल बेस्ड फेलियर हो सकता है। आपका जो प्रोस्थेसिस है वो ब्रेक हो गया, उसका मटेरियल अच्छा नहीं था। उसके अलावा पेशेंट जो है वो आपको कहता है कि उसकी रिक्वेस्ट है कि वो आप रिमूव कर दें विदाउट एनी बायोलॉजिकल इंडिकेशन। और उसके अलावा ये है कि आपकी पेशेंट की जो है ना मल्टीपल जॉइंट सर्जरी जो है उसकी हिस्ट्री है और पेशेंट को जो है वो या फिर उसकी किसी किस्म की कोई इसकी एलर्जिक रिएक्शन है इस जॉइंट से के किसी भी कंपोनेंट से। ठीक है।